आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक मुकदमे की गहराई में जाने वाले हैं जिसने भारतीय लोकतंत्र को सचमुच बचा लिया। जरा सोचिए, केरल का एक मामूली सा संपत्ति विवाद और वो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा संवैधानिक टकराव बन गया। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे इस एक मामले ने सरकार और न्यायपालिका के बीच की लकीरें हमेशा के लिए तय कर दी। क्या कोई चुनी हुई सरकार कानूनी तौर पर अपने ही देश के संविधान को नष्ट कर सकती है? 1970 के दशक में भारत के सामने ठीक यही खौफनाक सवाल खड़ा था। एक तरफ थी सरकार की असीमित ताकत और दूसरी तरफ नागरिकों के मौलिक अधिकार। मतलब, क्या देश के नेता संविधान के हर पन्ने को अपनी मर्जी से फाड़कर दोबारा लिख सकते हैं? भाग एक अप्रत्याशित संपत्ति विवाद। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। फरवरी 1970 की बात है। केरल में एक एडिनियर मठ है और इसके प्रमुख थे स्वामी केशवानंद भारती। केरल की राज्य सरकार ने कुछ भूमि सुधार कानून पास किए जिससे सीधे तौर पर मठ की संपत्ति और उसके प्रबंधन पर रोक लगने लगी। अचानक से स्वामी जी और एक विशाल राज्य सरकार आमने सामने आ गए। अब यहां दो बिल्कुल अलग विचारों की टक्कर थी। एक तरफ संविधान का अनुच्छेद 26 था जो धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार देता है, और दूसरी तरफ सरकार का जमीन को किसानों में बांटने का बड़ा लक्ष्य है। भारत के मशहूर कानूनवेद नानाभाई पालकीवाला ने स्वामी जी को समझाया कि उन्हें सरकार के इस दखल को चुनौती देनी चाहिए, और बस यहीं से इस महाकाव्य जैसी कानूनी जंग का मंच तैयार हो गया। भाग 2, सबसे बड़ी संवैधानिक लड़ाई। जो विवाद एक मठ से शुरू हुआ था वो जल्द ही देश की संसद की सर्वोच्च शक्ति की लड़ाई में बदल गया। संसद का सीधा सा दावा था कि उनके पास संविधान में कुछ भी बदलने की असीमित शक्ति है, यहां तक कि वो मौलिक अधिकारों को भी छीन सकते हैं। लेकिन न्यायपालिका डरी हुई थी। जजों का मानना था कि निर्वाचित नेताओं पर आंख बंद करके इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्हें डर था कि अगर असीमित पावर मिल रही तो नेता राजनीतिक फायदे के लिए पूरे संविधान को ही पलटकर रख देंगे। इस महाटकराव को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कदम उठाया जो पहले कभी नहीं हुआ। 13, जी हां, इतिहास की सबसे बड़ी संविधान पीठ बैठी जिसमें 13 जज शामिल थे। मामला इतना संगीन था कि इतने बड़े पैनल का एक साथ बैठना ही बता रहा था कि दांव पर क्या लगा है। 68, इन 13 जजों ने लगातार 68 दिनों तक दलीलें सुनी। पालकीवाला, फली नरीमन और सोली सोराबजी जैसे दिग्गजों ने सरकार के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ये कोई आम बहस नहीं थी, बल्कि एक बेहद थकाऊ और बौद्धिक युद्ध था जो महीनों तक चला। और जब ये मैराथन सुनवाई खत्म हुई तो जो फैसला आया वो पूरे 700 पन्नों का था। 700 पेजों का एक ऐसा विशाल दस्तावेज जिसे पढ़ने और समझने में ही पसीने छूट जाएं। 13 जजों ने 11 अलग अलग फैसले लिखे। कुछ बातों पर वे सहमत थे तो कई मुद्दों पर उनके बीच भारी असहमति थी। भाग 3, बेहद करीब से आया फैसला। 700 पन्नों का ये ग्रंथ दरअसल एक गहराई से बंटी हुई अदालत को दिखा रहा था जो एक कल्याणकारी राज्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद कर रही थी। 24 अप्रैल 1973 का वो दिन। फैसला आया 7 और 6 के सबसे मामूली अंतर से। 7 जज एक तरफ, 6 जज दूसरी तरफ। लेकिन इसी रेजर थिन मार्जिन ने भारतीय कानून की दिशा हमेशा के लिए मोड़ दी। 7 जजों के बहुमत ने एक बिल्कुल नया रास्ता चुना। भाग 4, मूल ढांचा सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसी मामूली अंतर वाले फैसले ने कानूनी दुनिया को एक ऐसा अस्त्र दिया जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। बहुमत ने तय किया कि देखिए, संसद के पास संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति है, बिल्कुल है, लेकिन वो इसकी मूलभूत वास्तुकला या मूल ढांचे को किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं कर सकती। संविधान के कुछ कोर सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें कोई छू तक नहीं सकता। इसे एक घर की तरह समझिए। मान लीजिए संविधान एक इमारत है। सांसद और नेता इसके कमरों का रंग बदल सकते हैं, कमरे बड़े छोटे कर सकते हैं, लेकिन वो इसकी नींव पर हथौड़ा नहीं चला सकते। अगर नींव ही तोड़ दी तो इमारत तो ढही जाएगी ना। और इस फैसले में असली गेम चेंजर्स साबित हुए जस्टिस HR खन्ना। उनका वोट निर्णायक था। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि नींव को छूने या मूल संस्थागत स्वरूप को बदलने की कतई अनुमति नहीं है। उनके इसी सटीक वाक्य ने न्याय, समानता और आज़ादी जैसे हमारे बुनियादी अधिकारों को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। भाग 5, नाटकीय राजनीतिक परिणाम।
अब संविधान तो बच गया, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद जो हुआ वो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं था। फैसले का असर बहुत तेज और भयानक था। 24 अप्रैल को फैसला आया और रातों रात एक भयंकर राष्ट्रीय संकट खड़ा हो गया, जो बढ़ते बढ़ते 1975 की इमरजेंसी तक खिंच गया। सरकार इस फैसले से बेहद नाराज थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने गुस्से में आकर एक बहुत ही अभूतपूर्व कदम उठाया। उन्होंने बहुमत वाले फैसले में शामिल 3 सबसे सीनियर जजों की वरिष्ठता को नजरअंदाज कर दिया और उनके ऊपर से छलांग लगाकर फैसले का विरोध करने वाले एक जज, जस्टिस ए.एन. रे, को सीधे देश का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। ये न्यायपालिका की आज़ादी पर एक बहुत बड़ा सीधा प्रहार था। लेकिन इस नए सिद्धांत का असली टेस्ट अभी बाकी था। 1975 का आपातकाल। सरकार ने 39वां संविधान संशोधन पास कर दिया, जिसका एक ही मकसद था, प्रधानमंत्री के चुनाव को देश की किसी भी अदालत की जांच से पूरी तरह से बाहर कर देना। मतलब कोई कानूनी चुनौती दी ही ना जा सके। यहीं पर मूल ढांचा सिद्धांत ने अपनी ताकत दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने इसी डॉक्ट्रिन को ढाल बनाकर 39वें संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए सीधे रद्द कर दिया। कोर्ट ने जता दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान का मूल ढांचा है। इस एक झटके ने साबित कर दिया कि राजनीतिक हेरफेर के खिलाफ ये सिद्धांत कितनी बड़ी दीवार है। इस केस की विरासत अपने आप में अकल्पनीय है। केरल के एक मठ के संपत्ति विवाद से निकली ये कानूनी लड़ाई भारतीय संविधान की सबसे मजबूत ढाल बन गई। दिलचस्प बात तो यह है कि इसका असर सिर्फ भारत तक नहीं रुका। 1989 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मूल ढांचा सिद्धांत को अपने देश के कानून में अपना लिया। तो अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है। यदि कुछ समय के लिए सत्ता में बैठे लोग किसी देश के संविधान को अपनी सहूलियत के हिसाब से आसानी से फिर से लिख सकते हैं, तो क्या वो सच में एक संविधान कहलाने लायक है? केशवानंद भारती केस ने इसी सवाल का जवाब दिया और हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को ढहने से बचा लिया। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।